सीआरपीसी यहाँ से फ्लो में आ गई है। देखिए चैप्टर 14 हमने किया था, उसमें क्या बताया गया था, एफआईआर प्लस इन्वेस्टिगेशन। ठीक हो गया। फिर हमने चैप्टर 15 किया, उसमें प्लेस ऑफ इंक्वायरी वगैरह बताया गया कि कौन सी कोर्ट में इंक्वायरी या ट्रायल होगा। चैप्टर 15 में हमें ये बता दिया। फिर आया चैप्टर 16, इसमें हमें क्या बताया गया था। देखिए ये थे चालान केस से रिलेटेड, ये चैप्टर 14। चालान केस भी इसको कहते हैं कि एफआईआर रजिस्टर हुई, स्टेट केस भी इसको कहते हैं। चैप्टर 16 में हमें ये बताया गया था प्राइवेट कंप्लेंट का, कि प्राइवेट कंप्लेंट के थ्रू भी एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती है। ठीक हो गया। अब जो हमारा चैप्टर 17 है, यहां तक क्या हुआ कि हमें पता लग गया कि क्रिमिनल केस स्टार्ट होगा, एफआईआर से इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर किस कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस लेनी है, फिर कहाँ पे उसका ट्रायल चलना है। प्राइवेट कंप्लेंट का भी हमें चैप्टर 16 में पता लग गया। चैप्टर 17 यहाँ तक ये बात तो क्लियर हो गई है, प्राइवेट कंप्लेंट प्लस एफआईआर वाला केस। अब इससे अगला प्रोसेस क्या है, इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली, चाहे वो क्रिमिनल, चाहे वो स्टेट केस था, चाहे वो चालान केस था। उसके बाद कोर्ट ने उस एक्यूज को बुलाना है। अब उसके कौन से दो तरीके यहाँ पे हमें पता है, हम पीछे भी उसको पढ़ के आए हैं। या तो उसको समन इशू होंगे या उसके वारंट इशू होंगे। वारंट कौन से होते हैं, बेलेबल भी हो सकते हैं, नॉन बेलेबल भी हो सकते हैं। ये हम पढ़ के आए। चैप्टर 17 में हमें यही बताया गया है कि जब कोर्ट कन्विंस हो गई है कि यस अब इस केस को आगे चलाना चाहिए, तो वो या तो समन इशू करेगी या वारंट इशू करेगी उस एक्यूज के लिए कि आओ और आके मेरे सामने प्रेजेंट हो। अब इसमें एक बात और भी बताई गई है, चैप्टर 17 में ये भी हमें बताया गया है कि कोर्ट अगर चाहे तो डिस्पेंस भी कर सकती है, डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। कोर्ट ये भी कह सकती है एक्यूज को भाई खुद आने की जरूरत नहीं, अगर चाहो तो अपने अटॉर्नी के थ्रू भी आप अपीयर हो सकते हो। चैप्टर 17 में सिर्फ ये दो बातें की गई हैं। अब चैप्टर 17 का सेक्शन 204 देखो, इशू ऑफ प्रोसेस क्या कह रहा है इसमें। सबसेक्शन 1, इफ इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग। कोर्ट को ये लगता है कि भाई अब यहाँ पे काफ़ी मवाद आ गया है, हमें फर्दर प्रोसीड करना चाहिए, इस केस को आगे चलाना चाहिए। एंड केस अपीयर्स टू बी वन इन विच अकॉर्डिंग टू द 4th कॉलम ऑफ स्केड्यूल 2 2nd schedule a summon should be issued in the first instance, it shall issue the summon for the appearance of the accused। अब ये भी हमने देखा था, ये कहाँ से, अब ये इसमें सेक्शन 204 में ही हमें बता दिया 1 में कि पहला हमने सेकंड स्केड्यूल, मैंने कई दफ़ा इसको कहा है, सेकंड स्केड्यूल हमने देखना होता है। वहाँ पे अगर तो ये बताया कि जो ऑफेंस है वो उसके लिए समन इशू करना चाहिए तो कोर्ट समन इशू करेगी। अगर कोर्ट को लगे कि वारंट इशू करना है, वारंट केस है तो वारंट इशू करेगी। यही अभी तक सबसेक्शन 1 में इसके कहा गया है कि अगर कोर्ट को ये लगा कि ये तो समन केस है तो कोर्ट उसका समन इशू करेगी। ठीक हो गया, सेकंड स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली। आगे क्या कहते हैं, अच्छा, इट शैल इशू समन फॉर द अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड इफ द केस अपीयर्स टू बी वन इन विच अकॉर्डिंग टू दैट कॉलम अ वारंट शुड बी इशू, वारंट शुड इशू इन द फर्स्ट इंस्टांस इट मे इशू अ वारंट। तो फिर क्या कर देगी, अगर वारंट केस होगा तो वारंट इशू कर देगी। क्लियर है ना, यही बात हमने की है उसको बुलाने के लिए कि अपीयर हो मेरे सामने।
or if the court or if it thinks fit that a summon for causing the accused to be brought or to appear in at a certain time before such court, it has no jurisdiction itself, some other court having jurisdiction. दूसरी बात ये कर रहे हैं कि अगर जो कोर्ट कॉग्निजेंस ले रही है उसको लगता है कि मेरे पास तो जुरिस्डिक्शन है नहीं, तो फिर वो बुलाने के लिए उसको समन इशू कर दे। अब इसका सबसेक्शन 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 90। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि सेक्शन 90 हम एक पढ़ के आए हैं पीछे, उसमें ये कहा गया था कि ये अगर कोर्ट को ये लगे कि भाई मैं अगर समन इशू करती हूँ तो वो अपीयर नहीं होगा, तो वारंट इशू करने चाहिए। इन ल्यू ऑफ समन और इन एडिशन टू समन कोर्ट वारंट भी इशू कर सकती है। ये बेसिकली सेक्शन 90 में टोटल डिस्क्रिप्शन दे दी गई थी कोर्ट की कि कोर्ट जैसा मुनासिब समझे वो कर सकती है। कोर्ट डिस्क्रिप्शन थी यहाँ पे कि चाहे वो समन कर दे चाहे वो वारंट कर दे, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस बताई गई थी सेक्शन 90 में। तो यहाँ पे ये कहा है कि सेक्शन 90 वो अपनी जगह पे कायम है। हम तो इस सेक्शन में ये कहा गया कि अगर समन केस होगा समन, अगर वारंट केस होगा वारंट, लेकिन सेक्शन 90 में अगर कहा गया कि कोर्ट को लगता है कि वो अपीयर नहीं होगा तो वो समन की एडिशन में या समन की बजाय वारंट भी इशू कर सकती है। सो ये यहाँ तक ये कहा गया। बेसिकली पर्पस क्या है, अक्यूज को अपीयर करवाना है, कोर्ट के सामने लेके आना है। सब सेक्शन 3, when by any law for the time being in force any process fee or other fee are payable, no process shall be issued until the fee are paid, and if such pay or not if fees are not paid within a reasonable time, the court may dismiss the complaint। यहाँ पे फिर सब सेक्शन 2 में कह रहे हैं कि अगर कोई ये जो प्रोसेस इशू कर रहे हैं उसको बुलाने का, उसके लिए अगर कोई फ़ीस भी है तो वो भी पे की जानी ज़रूरी है। लेकिन अगर वो फ़ीस पे नहीं करती तो कोर्ट यहाँ पे कर सकती है, उसको कंप्लेंट को खारिज कर देगी, भाई आपने प्रोसेस फ़ी नहीं पे की, इस वजह से वो कंप्लेंट को डिसमिस कर सकती है। 205 ये था सेक्शन 204। 205 में था डिस्पेंस में कि पर्सनल अटेंडेंस को वो डिस्पेंस कर सकते हैं। देखें, whenever a magistrate issue a summon, he may, if he sees reason so to do, dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his pleader। कि वो खुद ना आए, अगर कोई बहुत स्मॉल सा ऑफेंस है, पेलेबल ऑफेंस है, इस किस्म के छोटे ऑफेंसेस में कोर्ट ये कर सकती है, अभी ज़रूरत नहीं है आपके खुद ही आओ, आप अपने प्लीडर के थ्रू भी अपीयर हो सकते हैं। सब सेक्शन 2, बट द मैजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राई द केस में in his discretion at any stage of the proceedings direct the personal attendance of the accused and if necessary enforce such attendance in manner herein before provided। लेकिन साथ सब सेक्शन 2 में ये कह दिया गया कि अगर कोर्ट को किसी स्टेज पे लगे कि उसकी पर्सनल अटेंडेंस अक्यूज्ड की ज़रूरी है तो वो उसको बुला भी सकती है। जो पीछे वाले तरीके हैं, अगर वो नहीं आ रहा यानी समन वारंट के थ्रू उसको दोबारा किसी स्टेज पे अगर कोर्ट को लगे कि बुलाना ज़रूरी है तो वो बुला सकते हैं। ये हो गया हमारा चैप्टर 17। बड़ा सिंपल सा, बड़ा इजी सा ये चैप्टर था। अब आ गया चैप्टर 18 ओमिटेड है, चैप्टर 19। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें अभी तक क्या हमारा फ्लो चल रहा है। कोर्ट को लगा बुलाना ज़रूरी है, प्रोसेस इशू हो जाएगा, उसके बाद वो एक्यूज कोर्ट में अपीयर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, कोर्ट ने चार्ज लगाना होगा। इसको आम जुबान में क्या कहते हैं, फर्दे जुर्म आयद करना। ठीक है, ये होता क्या है, कोर्ट बेसिकली एक्यूज को ये बताती है कि आप पे इल्ज़ाम क्या है। ये फाइनल एक्यूजेशन होती है जिसको प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना होता है ताकि एक्यूज को सज़ा दिलवाई जा सके। उसको सरप्राइज़ नहीं हम कर सकते कि सीधा ही केस चलाना शुरू कर दे। वो आता है कोर्ट में, उसको बाकायदा बताया जाता है कि भाई आप पे ये इल्ज़ाम है, क्या आप इस इल्ज़ाम को मानते हो या नहीं मानते हो। अगर वो मानेगा तो स्ट्रेट वे उसको सज़ा हो जाएगी, लेकिन अगर वो कहता है नहीं मैं नहीं मानता हूँ, ये झूठा इल्ज़ाम है, तो क्या होगा, तो उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा जो आगे चलता है। फिर फर्दर जो उनके बाद एविडेंस वगैरह आती है,
ये चैप्टर 19 में अब फिर चार्ज आ गए। ये देखिए ये फ्लो चल रहा है, एफआईआर, प्राइवेट कंप्लेंट, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली, इशू प्रोसेस हो गया, वो कोर्ट में अपीयर हो गया, उसके बाद चार्ज आ गया। चार्ज फर्द जुर्म की अगली कार्रवाई होती है। अब इसमें अगर देखें चैप्टर, इसके सेक्शन है 221 से 239 तक, ये बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं। अच्छा, अब इसमें जो सेक्शन 221 से 223 तक है ना, ये जनरल हमें बता रहे हैं कि ये जो चार्ज फ्रेम होना है, जो फर्द जुर्म आयद करनी है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिनका होना बहुत ज़रूरी है। अब ये सेक्शन 221 को देखें, चार्ज टू स्टेट ऑफेंस। अब इसमें सब सेक्शन 1 कि जो चार्ज होगा ना उसमें ऑफेंस बताया जाएगा। सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है, एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द एक्यूज्ड इज चार्ज। यानी उसको ऑफेंस बताया जाएगा कि आपने जुर्म क्या करना है, ये चार्ज में मेंशन होगा। सब सेक्शन 2, स्पेसिफिक नेम ऑफ ऑफेंस, सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन। If the law which creates the offence gives it any specific name, the offence may be described in the charge by that name only. देखें, एक तो पहली बात इन्होंने कह दी है कि ये जो चार्ज होगा इसमें ऑफेंस मेंशन किया जाएगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर इस ऑफेंस का कोई नेम वगैरह होगा तो वो मेंशन किया जाएगा, लाइक मर्डर, नाम है ना किसी को मारना, रेप करना, थेफ्ट करना, यानी उस ऑफेंस का अगर कोई नाम होगा तो वो मेंशन किया जाएगा उस चार्ज में। सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है, हाउ स्टेटेड व्हेन ऑफेंसेस हैज नो स्पेसिफिक नेम। इफ द लॉ, अगर तो नाम आ गया, स्पेसिफिक नाम है उस ऑफेंस का तो वो मेंशन किया जाएगा, लेकिन अगर नाम नहीं होगा तो क्या होगा, if the law which creates the offence does not give it any specific name, so much of the definition of the offence must be stated as to give the accused notice of the matter with which he is charged. वो कह रहे हैं अगर तो स्पेसिफिक नेम नहीं है तो फिर जो डेफिनेशन होगी उस ऑफेंस की वो उसको लिखा जाएगा ताकि उस अक्यूज को पता लग सके कि भाई ये मेरे अगेंस्ट क्या चार्ज लगा हुआ है। ठीक हो गया। Subsection 4, the law and section of the law against which offences have been committed shall be mentioned in। फिर वो कह रहे हैं कि जो sections वगैरह होंगे वो भी मेंशन किए जाएंगे, लाइक मर्डर है 302, रेप है 376, थेफ्ट है 379, तो ये सेक्शंस भी इस चार्ज में मेंशन किए जाएंगे। What implied in charge? अब चार्ज में implied क्या चीज़ें होती हैं? The fact that the charge is made is equivalent to a statement that every legal condition required by law to constitute the offence charged with fulfilled in the particular case। वो कह रहे हैं कि जो भी offence की requirements वगैरह हैं वो सारी उस statement की एक statement बना के वो पूरी की जाएंगी, ये impliedly वहाँ पे बताया जाएगा। फॉर इंस्टेंस मर्डर की क्या रिक्वायरमेंट है, डेफिनेशन में कौन से पर्टिकुलर्स हैं, उनकी एक स्टेटमेंट चार्ज में लाजमी मेंशन की जाएगी। अच्छा, लैंग्वेज कौन सी होगी, द चार्ज शैल बी रिटन ईदर इन इंग्लिश और इन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, या तो इंग्लिश होगी या कोर्ट की जो भी लैंग्वेज है उसमें कर दिया जाएगा। फॉर इंस्टेंस हम पंजाब में हैं, अगर तो हमारे यहाँ चार्ज उर्दू में लिखे जाते हैं तो उर्दू में, सिंध में चले जाएँ अगर वहाँ पे कोर्ट की लैंग्वेज सिंधी है तो सिंधी में चार्ज लग जाएगा, अगर KPK में चले जाएं वहाँ पे अगर पश्तो लैंग्वेज में किए जाते हैं, जो भी लैंग्वेज कोर्ट की है उसमें होगा या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये जनरली हमें बताया गया है कि चार्ज में क्या क्या कुछ होगा। अच्छा, अब इसमें ना मैंने एक चार्ज है, ये होता है चार्ज शीट, अगर आप देख सको इसको मैं पढ़ता हूँ कि इसमें बेसिकली ये जितनी चीज़ें हमने लिखी हैं क्या ये यहाँ पे मेंशन की गई हैं या नहीं की गई। देखें, अब इसमें कह रहे हैं कि आई सरदार इकबाल एडिशनल सेशन जज डू हियर बाई चार्ज यू द अबव मेंशन्ड एक्यूज्ड एज अंडर। वो कह रहे हैं कि मैं अपना वो बता रहे हैं कि मैं ASJ हूँ, एडिशनल सेशन जज हूँ, और मैं एक्यूज़ आपको ये नीचे मैं बता रहा हूँ जिसमें आपको चार्ज किया जा रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं, दैट ऑन 16/3/2017 at 11:10 AM in the area of check number so and so
within the territorial jurisdiction of PS police station so and so, you above mentioned accused tried to commit rape with the daughter of complainant Muhammad so and so. Thus, you have committed an offence punishable under section 376 PPC, read with section 511 PPC, which is within the cognizance of this court. अब ये पूरा चार्ज जैसा आपने उस पर लगाया है कि भाई आपने इस तारीख को इतने बजे फलानी विक्टिम के साथ अटेम्प्ट की है रेप की, और मैं आपको बाकायदा सेक्शन बता रहे हैं 376 और 511, 376 रेप और 511 अगर किसी ऑफेंस की स्पेसिफिकली बताया नहीं गया कि उसके अटेम्प्ट का कोई सेक्शन है तो सेक्शन 511 लग जाता है, उसके अंडर मैं आपको चार्ज कर रहा हूँ, ये लगा है। एंड आई हियर बाई डायरेक्ट दैट यू अक्यूज पर्सन अबव नेम टू बी ट्राइड। अब इस पे ये चार्ज पढ़ के सुनाया जाता है अक्यूज को, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखें, ये क्वेश्चन जैसा हमने लिखे हुए हैं बाकायदा, हैव यू हर्ड एंड अंडरस्टूड द चार्ज, क्या तुम लोगों ने क्या तुमने चार्ज को सुन लिया और तुम्हें समझ आ गई है कि क्या तुम्हारे अगेंस्ट चार्ज है। उसने आंसर दिया यस, वो जैसा हमने लिख दिया। हैव यू प्लीडेड गिल्टी और क्लेम ट्रायल, क्या तुम मानते हो कि तुम्हारे अगेंस्ट जो ये चार्ज है ये सही है, अगर या तुम कहते हो कि ये गलत है और तुम कहते हो ट्रायल शुरू हो। उसने कहा आई डिनाई द चार्ज एंड क्लेम ट्रायल, वो कहता है मेरे अगेंस्ट झूठा इल्ज़ाम है, मैं ट्रायल क्लेम करता हूँ कि मेरा ट्रायल करें और मेरे अगेंस्ट ये प्रूफ करें। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 3, डू यू हैव एनी डिफेंस टू चार्ज, क्या तुम्हारे पास कोई डिफेंस भी है इस चार्ज का। वो कहता है यस, हाँ जी मेरे पास डिफेंस है। तो ये इस तरह बाकायदा चार्ज किया जाता है। ये चार्ज शीट आ गई, इसमें पढ़ा जाता है और इस किस्म के क्वेश्चंस उससे लाजमी पूछे जाते हैं एक्यूज से। अगर तो उसने कहा हाँ जी चार्ज बिल्कुल ठीक लगा है तो उसको सजा हो जाएगी, अदरवाइज फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। तो ये जो रिक्वायरमेंट थी। अब प्रीवियस कन्विक्शन सब सेक्शन 7, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, हमने सेक्शन 75 पीपीसी का पढ़ा था, उसमें इन्हांस्ड पनिशमेंट का था कि अगर कोई ऑफेंसेस को दोबारा रिपीट करेगा तो उसको आम सज़ा नहीं मिलेगी, उसको बढ़ा के सज़ा मिलेगी। सेक्शन 75 पीपीसी वाला देख लेना। अब उसमें यहाँ पे सबसेक्शन 7 में क्या कहा गया, इफ़ द एक्यूज्ड हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस is liable by reason of such previous conviction to enhanced punishment or to punishment of a different kind for a subsequent offense। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो एक कोई एक्यूज है, उसने पहले भी कोई इसी किस्म का जुर्म किया था, उसको सज़ा मिली थी और उसने दोबारा उसको रिपीट कर दिया और उसको इन्हांस्ड पनिशमेंट देनी ज़रूरी है या नॉर्मल पनिशमेंट में कुछ और पनिशमेंट देनी ज़रूरी है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको भी चार्ज में मेंशन किया जाएगा। एंड इट इज़ इंटेंडेड टू प्रूव सच प्रीवियस कन्विक्शन फॉर इट्स पर्पस ऑफ अफेक्टिंग द पनिशमेंट विच द कोर्ट मे थिंक फिट टू अवॉर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस। कोर्ट कहती है नहीं, अब ऐसे तो नहीं ना हो सकता एक बंदे ने चोरी किया, बाहर आया, फिर आके फिर चोरी कर दी, बाहर आया, फिर चोरी कर दी है, वो यही लगाया रहेगा। तो कोर्ट कहती है कि यहाँ पे प्रीवियस अगर कोई कन्विक्शन हो और कोर्ट ने उसको कंसिडर करना हो कि भाई अब इसको इन्हांस्ड पनिशमेंट देनी है, कोई और करनी है, तो वो भी हम चार्ज में मेंशन करेंगे। द फैक्ट, डेट एंड प्लेस ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन शैल बी स्टेटेड इन द चार्ज। चार्ज में वो किस डेट पे उसको पहले कन्विक्शन हुई है, ये सारा कुछ मेंशन किया जाएगा। इफ सच स्टेटमेंट हैज़ बीन ओमिटेड द कोर्ट में ऐड इट एनी टाइम बिफोर द सेंटेंस हैज पास। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ने ये अपना जो जब उसको चार्ज किया जा रहा था तब ये प्रीवियस कन्विक्शन वाली स्टेटमेंट को मेंशन नहीं किया चार्ज में, तो बाद में भी उसको ऐड कर सकते हैं कि नहीं भाई इसका तो काम ही पकड़ लिया। तो ये चार्ज का एक जनरल सेक्शन था, सेक्शन 221। अब ये 222 ये भी इसी से रिलेटेड है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, नंबर 1 सब सेक्शन 1, द चार्ज शैल कंटेन सच पर्टिकुलर एज द टाइम एंड प्लेस ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस and the person if any against whom or third or the thing if any in respect of which it was committed and the reasonably sufficient to give the accused notice of the matter with which he is charged। देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि टाइम एंड प्लेस मेंशन किया जाएगा चार्ज में, या जिस चीज़ से रिलेटेड, फॉर इंस्टेंस कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कोई चीज़ थेफ्ट की गई है, चोरी की गई है,
उससे रिलेटेड उन चीज़ों को भी अंदर चार्ज के मेंशन किया जाएगा। अब ये जो मैंने चार्ज पढ़ा था, इसमें अगर गौर करो तो टाइम एंड डेट है दैट ऑन 16/3/2017 11:10 मेंशन किया जा रहा है ना। तो ये 222 की रिक्वायरमेंट थी कि भाई आपने ये चीज़ें चार्ज में मेंशन करनी है। ये नहीं उसको सीधा ही कह दोगे कि आप पे इल्ज़ाम है कि आपने चोरी की और उसको बताओ ना कि कौन सी डेट पे कितने बजे किस चीज़ को चोरी किया। अगर आप फॉर इंस्टेंस एक जैसा आप चार्ज कर रहे हैं कि क्यूज़ को, उसको कहते हैं मैं तुम्हें चार्ज कर रहा हूँ, तुम्हारे पे एलिगेशन ये है कि तुमने चोरी की है, बस ख़त्म हो गया चार्ज, तो बात नहीं बनेगी। रिक्वायरमेंट है 222 वाली, टाइम एंड डेट, प्लेस, किस चीज़ को चोरी किया ये भी मेंशन करना है। अदरवाइज ये चार्ज जो है वो लीगल चार्ज नहीं होगा, ये फारिग हो जाएगा केस। सो 222 में पहली बात ये आ गई, टाइम एंड प्लेस और जिस चीज़ से रिलेटेड को मैटर है वो भी अंदर मेंशन किया जाएगा। सब सेक्शन 2, व्हेन द अक्यूज्ड इज चार्ज विद द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है अमानत में, मिस अप्रोप्रिएशन तो आ गया ना, अमानत में ख़यानत करना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ट्रस्ट वगैरह को तोड़ना। और इट शैल बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द ग्रॉस सम in respect of which the offence is charged to have been committed and the dates between which the offence is alleged to have been committed without specifying particular items or exact dates, and the charge so framed shall be deemed to be a charge of one offence within the meaning of this section, provided that the time included between the first and last such dates shall not exceed 1 year. अब इसमें ये सेक्शन 223, इसको देखो अगर समझो, हमने 222 में क्या कहा था कि टाइम एंड डेट बतानी है। 223 में क्या कह दिया उन्होंने कहा कि अगर तो केस है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का या फिर है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, अमानत पैसों में ख़यानतकारी, प्रोप्रिएशन ऑफ मनी का, ये अगर किया है विदिन 1 ईयर, अब आज क्या डेट हो गई है? आज हो गई है 25 मार्च 2023 और पिछला साल इसका ले आओ 25 मार्च 2022, ये 1 साल का अरसा बन गया है ना। इसके दौरान अगर किसी पर्सन ने पिछले 1 साल का टाइम पीरियड है उसके दौरान किसी ने कोई मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी की है, यानी गले से कभी किसी ने 1 महीने में 500 रुपया निकाल लिया, दूसरे महीने में 2000 निकाल लिया, तीसरे महीने में 4000 रुपया निकाल लिया, 5वें महीने में उसने 10,000 रुपया निकाल लिया, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं जब चार्ज लगाना है ना, तो जो ये 12 महीने के दौरान अगर वो मुख्तलिफ इस किस्म की हरकतें कर रहा है तो टोटल सम एक दफ़ा ही बता दो कि इन टोटल उसने कितनी अमाउंट की मिस अप्रोप्रिएशन की है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर महीने को उसने इतने पैसे निकाले, हर अगले महीने में उसने इतने पैसे निकाले। आप अगर पिछले 12 महीने के दौरान अगर उसने ये हरकत की है तो टोटल को अमाउंट का उस पर चार्ज लगा लो। ये इस सब सेक्शन 2 में कहा गया। यहाँ तक कोई मसला मसाइल है 223 तक तो बताओ। ठीक हो गया ना। ये 223 में 2 कंडीशन, 222 में 2 कंडीशन आ गई हैं। अच्छा 223 इसमें क्या कह रहा है, व्हेन मैनर फॉर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। 223 इसमें बताया गया है कि चार्ज में हमने ये मैनर भी बताना है कि उसने किस तरह ये ऑफेंस कमिट किया है। देखें, when the nature of the case is such that the particular mentioned in section 221 and 222 do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged, the charge shall also contain such particulars of the manner in which the alleged offence was committed as well be sufficient for that purpose।
वो कह रहे हैं अगर सेक्शन 221 में और 222 के मुताबिक एक चार्ज लगाया गया है, इवन देन एक्यूज को ये समझ नहीं आ रही कि भाई मेरे अगेंस्ट इल्ज़ाम क्या है, तो आप उसमें फिर मैनर भी उसको बता दो कि किस तरीके से ये सारा आपने ऑफेंस कमिट किया। मैनर होता है कि किस तरीके में ये सारा ऑफेंस कमिट किया गया। अच्छा, आप इसकी अगर एग्जांपल देखो, बी को देख लो। ए इज एक्यूज ऑफ चीटिंग बी, ए ने बी को चीट किया एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस, द चार्ज मस्ट सेट आउट द मैनर इन विच ए चीटेड बी। अगर तो चार्ज ये लगा दिया कि ए ने बी को, हाँ जी आपने, जैसा आप कहते हैं कि आपने बी को चीट किया है, ठीक है जी चीट किया है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि भाई मैंने कब चीट किया है, मैंने क्या किया था, तो वो बता रहे हैं कि फिर आप बता भी दो कि आपने चार्ज में ये भी मेंशन कर दो कि किस तरीके से चीट किया। आपने उसको कोई जाली डॉक्यूमेंट दिखाए जिसकी वजह से उसने आप पे ट्रस्ट करके आप पे बिलीव किया। सो जिस तरीके से वो किया गया भाई वो भी बताओ। अगर उसको क्लियर नहीं हो रहा कि मेरे अगेंस्ट चार्ज क्या है, इल्ज़ाम क्या है मेरे, 224 ये भी इससे कनेक्टेड, या वो कह रहे हैं कि जो लॉ, अब ये जो ऑफेंस है उसकी जो डेफिनेशन है ना, उसको भी उसी सेंस में चार्ज में लिखा जाएगा। 224 में यही कहा गया, इन एवरी चार्ज वर्ड्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग एन ऑफेंस। चार्ज में जो हमने ऑफेंस को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स यूज करने हैं, shall be deemed to have been used in the same in the sense attached to them respectively by the law under which such offence is punishable। यानी चार्ज में जो हमने वर्ड यूज़ करने हैं ना किसी ऑफेंस से रिलेटेड, वो जो लॉ में यूज़ किए गए हैं उसी तरह के यूज़ किए जाएंगे। अगर कहीं पे अगर 489F की एग्जांपल लें तो वहाँ पे वर्ड यूज़ है कि whoever dishonestly issues a check, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो उसमें भी हम इस वर्ड को यानी डिसऑनेस्टली को मेंशन करेंगे। ये उसको डिफाइन कर रहा है उस सेक्शन को 489F में। सो जो वर्ड्स हमने यूज़ करने हैं ना चार्ज में जैसा हमने, वो भी उसी तरह के होने चाहिए जो कि उस लॉ में बताए गए हैं, उसको डिफाइन करते हुए उस ऑफेंस को। तो ये था सेक्शन 224। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? बड़ा सिंपल सा अभी चल रहा है। देखें मैं इसको समराइज़ करूं, यहाँ तक ये बताया गया है कि जब चार्ज लगाना है उसमें हमने टाइम एंड प्लेस बतानी है, उसमें हमने मैनर बताना है, उसको बताना है कि आप पे इल्ज़ाम क्या है। कोर्ट या तो कोर्ट लैंग्वेज जो भी है उसमें, अदरवाइज़ इंग्लिश में होगा। फिर उसमें उसके अलावा और कौन कौन सी थी रिक्वायरमेंट, अब ज़हन से निकल गई हैं। हाँ, अगर कोई नाम है स्पेसिफिक उस ऑफेंस का, लाइक मर्डर रेप वगैरह, तो हम वो मेंशन करेंगे। अगर वो नहीं है और उसके साथ साथ हम सेक्शंस वगैरह भी मेंशन करेंगे, 302, 376, 379। फिर अगर एक था 222 में कि अगर तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का कोई चार्ज लगाना है ना, तो अगर वो 1 साल के दौरान किए गए तो टोटल सम बता दो। ज़रूरी नहीं कि आप एक महीने का, एक दिन का आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि फलानी तरीके से 2000 निकाल लें, फलानी तरीके से 4000 निकाल लें। 223 मैनर था। 224 में सिंपल ये कहा गया था कि जो वर्ड्स भी यूज़ करने हैं वो अकॉर्डिंग टू द लॉ जो डेफिनेशन में दिए गए हैं वही यूज़ करेंगे। 225, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 225 और 232 इन दोनों को मिला के पढ़ना है। 225 प्लस 232, इनमें क्या बताया गया? देखें अगर चार्ज में कोई डिफेक्ट रह गया हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा। चार्ज का असल मकसद क्या है? चार्ज का असल मकसद ये है, फर्दर जुर्म लगाने का असल मकसद ये है कि एक्यूज को ये बताना है भाई आपके अगेंस्ट इल्ज़ाम क्या है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली अपना डिफेंस तैयार कर सके। आप उसको सरप्राइज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे 225 में ये कहा गया है कि अगर चार्ज में कोई डिफेक्ट हो या फिर कोई ओमिशन हो, यानी कुछ लिखना था वो नहीं लिखा गया। 225 में सिंपल ये कहा गया कि अगर इस किस्म का कोई मसला हो, चार्ज में गलती है, कोई एरर है या कोई ओमिशन हो गया जैसा आपकी तरफ से, और वो अगर तो एक्यूज को मिसलीड नहीं कर रहा, नॉट मिसलीडिंग,
नॉट मिसलीडिंग एक्यूज्ड, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, फिर ट्रायल चलता रहेगा, कोई मसला नहीं। देखें, आपने अगर एक्यूज पे ये चार्ज लगाया कि भाई आपने बी के घर से चोरी की है, ए के अगेंस्ट ये चार्ज लगा कि आपने बी के घर से चोरी की है, उसमें कोई मेंशन नहीं किया कि कौन सी डेट को कितने बजे उसने ये चोरी की है। लेकिन एक्यूज ने क्या किया, उसने ट्रायल में आके अपनी पूरी एविडेंस देना शुरू कर दी कि मैंने कोई इस किस्म की चोरी नहीं की, मैं इस तारीख को यहाँ पे था। यानी उसको मिसलीड नहीं हो रहा, उसको पता है कि मेरे अगेंस्ट चार्ज क्या लग रहा है, तो फिर यहाँ पे ट्रायल चलता रहेगा। मकसद तो ये है ना कि उसको सरप्राइज नहीं करना। अगर वो सरप्राइज नहीं हो रहा, मिसलीड नहीं हो रहा, वो बाकायदा उसी अक्रम से रिलेटेड उसको पता है, उसने गवाही देनी शुरू कर दी है, डिफेंस अपना लेके आ रहा है, तो नया ट्रायल नहीं होगा। 230, अब ये 225 को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, फिर 232 में जाते हैं। देखें, नो एरर इन स्टेटिंग ईदर द ऑफेंस और द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द चार्ज। कह रहे हैं कि किसी भी किस्म का एरर ऑफेंस को लिखने में या जो पर्टिकुलर जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं वो रिक्वायर्ड थे, वो नहीं लिखे गए चार्ज में। एंड नो ओमिशन टू स्टेट ऑफेंस और दोज पर्टिकुलर्स, या अगर कोई ओमिट कर दिए गए, ऑफेंस से ओमिट कर दिया गया, चार्ज में नहीं लिखा, या उसके पर्टिकुलर्स ओमिट कर दिए गए, लिखे ही नहीं है, लिखे हैं तो गलत लिख दिए या लिखे ही नहीं है, दोनों सूरतों में shall be regarded at any stage of the case material, वो मटेरियल नहीं माने जाएंगे unless the accused was in fact misled by such error or omission and it has occasioned a failure of justice। देखिए, अगर तो वो मिसलेड हो गया, उसको पता ही नहीं लग रहा कि मैं डिफेंस अब क्या बनाऊं, तो यहाँ पे ये मटेरियल होगी गलती, फिर तो दोबारा चार्ज होगा, ट्रायल दोबारा से हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई मसला नहीं है तो भाई फिर कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन इसके साथ ही 232 में अगर आ जाओ तो वो इसके साथ कनेक्टेड है, इफेक्ट ऑफ मटेरियल एरर। लेकिन अगर वो एरर जो है वो मटेरियल हो जाए चार्ज में, तो फिर क्या होगा, इफ एनी एपलेट कोर्ट और द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन in exercise of its powers of revision or the power under chapter 27 is of the opinion that any person convicted of an offence was misled in his defence by the absence of charge or by an error in the charge, it shall direct a new trial to be had upon a charge framed in whatever manner it thinks fit। अगर तो एपलेट कोर्ट में देखें, यहाँ पे चार्ज लगा, उसके बाद केस का डिसाइड हो गया, लेकिन वो एपलेट कोर्ट ने अगर उसको ये फील हुआ, वो हाई कोर्ट भी हो सकती है, वो सेक्शन कोर्ट भी हो सकती है, उनको ये लगा कि भाई ये चार्ज गलत लग गया था, इसमें डिफेक्ट था या कोई ओमिशन थे, ये एक्यूज इनफैक्ट मिसलेड हुआ है, तो वो कहेंगे इसका दोबारा ट्रायल करो। ये बात ऐसे नहीं चलेगी, आप इस किस्म के गलत चार्ज लगा के उसने वो अपना चार्ज अपना डिफेंस प्रॉपरली नहीं तैयार कर सका, तो यहाँ पे चार्ज कोर्ट कहेगी दोबारा, ट्रायल कोर्ट कहेगी दोबारा तैयार करो, दोबारा करो। सब सेक्शन 2, इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द फैक्ट ऑफ द केस आर सच दैट नो वैलिड चार्ज कुड बी प्रेफर्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट प्रूव्ड, इट शैल क्वाश द कन्विक्शन। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं, पहला में तो ये था कि कोर्ट ये कह सकती है 232 में कि भाई न्यू ट्रायल दोबारा करो। दूसरी ऑप्शन वो ये कह रहे हैं कि अगर तो यहाँ पे कोर्ट को ये लगे कि जो चार्ज लगा है उससे क्लियर ही नहीं हो रहा कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट वैलिड चार्ज क्या था। ये देखें, इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द फैक्ट ऑफ द केस आर सच दैट, कोर्ट केस के फैक्ट्स ही इस किस्म के हैं कि कोई वैलिड चार्ज लग ही नहीं लग सकता अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट्स प्रूव्ड, इट शैल क्वाश द कन्विक्शन। तो उन्होंने कन्विक्शन को क्वाश कर देना, ठीक हो गया, कन्विक्शन को क्वाश ही कर देना कि फारिग, खत्म, बरी। यहाँ तक कोई मसला। 225 में जनरल रूल बता दिया था कि अगर डिफेक्ट है, ओमिशन है, उससे मिसलेड नहीं हो रहा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। 232 में ये बता दिया गया कि अगर एपलेट कोर्ट देखती है कि भाई ये तो गलत हो गया था, डिफेक्ट था इस चार्ज में, तो वो या तो न्यू ट्रायल कह देगी, और अगर उसको लगता हो कि जो फैक्ट्स हैं उससे तो उस पर कोई वैलिड चार्ज था ही नहीं, तो वो कन्विक्शन को ही ख़त्म कर सकती है।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो। फिर आ जाते हैं 227 सेक्शन, ये तीसरा पार्ट आ गया। 227 से 231 तक ये क्या है? अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ये जो फर्दे जो हम लगा रहे हैं, क्या हम इसमें कोर्ट कोई अमेंडमेंट्स वगैरह कर सकती है? ये उससे रिलेटेड है सेक्शन। 227 में जनरल पावर दी जा रही है। एनी कोर्ट में ऑल्टर और ऐड और एनी कोर्ट में ऑल्टर और ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। फैसला देने से पहले कोर्ट किसी भी वक्त जो चार्ज लगाया है उसको अल्टर कर सकती है, उसमें कोई एडिशन कर सकती है, उसमें से कुछ निकाल सकती है, कोर्ट को जो भी लगता हो, लेकिन जजमेंट आने से पहले। सबसेक्शन 2, एवरी सच अल्टरेशन और एडिशन शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज। दोबारा एक्यूज को फिर बताया जाएगा अगर उस पर कोई एडिशन कर रहे हो, एक चार्ज पहले लगा था उसके बाद एक और लगा दिया है, तो उसको बताना ज़रूरी है। ठीक है, ये जजमेंट से पहले किसी भी वक्त कोर्ट अल्टर कर सकती है, ऐड कर सकती है। 228, अब इसमें ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें कह रहे हैं वो कंटिन्यू रखेगी अपने ट्रायल को। इफ़ द चार्ज फ्रेम्ड और अल्ट्रेशन और एडिशन मेड अंडर सेक्शन 227 इज सच that the proceeding immediately with the trial is not likely in the opinion of the court to prejudice the accused in his defense or the prosecution in conduct of the case, the court may in its discretion after such charge or alteration or addition has been framed or made proceed with his trial as if the new or altered charge had been the original charge। वो कह रहे हैं कि अगर तो कोई नया चार्ज लगाया गया, कोई अल्ट्रेशन की गई है, कोई उसमें एडिशन की गई है, तो कोर्ट यहाँ पे कंटिन्यू रखेगी। 228 में कोर्ट अपने ट्रायल को कंटिन्यू रखेगी, लेकिन कंडीशन ये है कि उससे प्रीजुडिस ना हो रहा हो, एक्यूज और प्रोसिक्यूशन दोनों ही उस सिचुएशन में अल्ट्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जारी रखेंगे अपने ट्रायल को। 229 में कहा था कि वो सस्पेंड कर देंगे। 229 में पहली बात क्या आ गई? जनरल था 227 के अल्टर कर सकते हैं, एडिशन वगैरह कर सकते हैं। 228 में अगर वो प्रेजुडिस नहीं कर रहे एक्यूज को ना ही प्रोसिक्यूशन को, तो ट्रायल उसका चलता रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं इसका होगा। 229 में या तो न्यू ट्रायल या सस्पेंड कर दिया जाएगा कुछ देर के लिए। देखिए, अगर कोई ऐसे ऑफेंसेस अंदर ऐड कर लिए हैं जिसकी वजह से अब ट्रायल ही दोबारा होना चाहिए, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। या फिर दूसरा क्या है, वो सस्पेंड कर देगी कोर्ट ट्रायल को कुछ देर के लिए, ये दूसरी चीज़ वो कर सकते हैं। देखें, इफ़ द न्यू और ऑल्टर्ड और एडेड चार्ज इज सच दैट द प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज लाइकली इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू प्रेजुडिस द एक्यूज और द प्रोसिक्यूटर एज अफोरसेड, द कोर्ट में ईदर डायरेक्ट अ न्यू ट्रायल और adjourn the trial for such period as may be necessary। दो ही काम कर सकती है 229 में, कि या तो कोर्ट कहेगी कि नहीं भाई अब ये चार्ज नए इस किस्म के ऐड हो गए हैं कि दोबारा एविडेंस होनी चाहिए, ट्रायल ही दोबारा वो कर सकते हैं, या फिर कुछ देर के लिए उस ट्रायल को सस्पेंड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे कि इसके फैक्ट्स पे कि उसने क्या करना है। बहरहाल या तो कंटिन्यू रखेगी या न्यू ट्रायल कर सकती है या कुछ देर के लिए सस्पेंड कर सकती है। 230 में था कि अगर तो सैंक्शन ज़रूरी हो। देखिए, कुछ ऐसे अगर ऑफेंसेस ऐड कर दिए गए हैं जिनमें रिक्वायरमेंट लॉ की ये है कि प्रायर सैंक्शन लेनी ज़रूरी है। अब किसमें समटाइम्स कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं फेडरल गवर्नमेंट की या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, इनकी अगर सैंक्शन लेना ज़रूरी है उस ट्रायल को चलाने के लिए, चार्ज उस किस्म का लग गया, बगावत के चार्जेस, गद्दारी के चार्जेस लग गए हैं, तो इस वो 120B वाले, तो इस सिचुएशन में फेडरल गवर्नमेंट की सैंक्शन ज़रूरी थी, तो ये पहले सैंक्शन ली जाएगी फिर ट्रायल चलाया जाएगा। ये इसमें कहा गया, इफ़ द ऑफेंस स्टेटेड इन द न्यू और ऑल्टर्ड और एडेड चार्ज इज वन ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑफ विच प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी
द केस शैल नॉट बी प्रोसीडेड विद अनटिल सच सैंक्शन इज ऑब्टेन्ड। जब तक वो सैंक्शन नहीं ना लेंगे तब तक ट्रायल रुक जाएगा अभी, क्योंकि नया जो चार्ज ऐसा लग गया, नया ऑफेंस ऐसा ऐड हो गया, उसके लिए ये लीगल रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की जाएगी। अनलेस सैंक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी ऑब्टेन्ड बाय द फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑन द सेम फैक्ट। अगर तो उन्होंने ऑब्वियसली ले ली है सैंक्शन तो फिर तो बात वहीं से ट्रायल कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज ट्रायल को रोक के पहले कहा जाएगा कि भाई आप ये सैंक्शन लेके हो, ये लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करो। 231 ये सारे अब आल्ट्रेशन से हैं। इसमें विटनेसेस को भी दोबारा रिकॉल विटनेसेस के नए अगर तो ऑफेंसेस अंदर ऐड हो गए हैं, विटनेसेस को दोबारा भी बुलाया जा सकता है, नए विटनेसेस को भी ला के उनको एग्जामिन किया जा सकता है, क्योंकि ऑफेंस ही नए ऐड हो गए हैं या अल्टर हो गए हैं। देखिए अब इसमें क्या कह रहे हैं, whenever a charge is altered or added by the court after the commencement of the trial complete होने के बाद alter कर दिया कोर्ट ने, the prosecutor or the accused shall be allowed or to recall or re-summon and examine with the reference of such alteration or addition any witness who may have been examined, and also to call any further witness to whom court may think to be material। या तो वो रिकॉल, देखें ट्रायल खत्म हो गया उसके बाद जजमेंट सुनाने से पहले पहले आल्टर किया जा सकता है चार्ज को। हम पढ़ के आए हैं 227 में, यहाँ पे कह रहे हैं ठीक है ट्रायल हो गया उसके बाद आल्टर हो गया चार्ज, तो क्या ऑप्शन हो सकती है, जो विटनेसेस हो गए उनको रिकॉल किया जा सकता है या न्यू विटनेसेस भी लाए जा सकते हैं जो भी प्रोसिक्यूशन या डिफेंस चाहे, क्योंकि ऑफेंस ही नए ऐड हो गए, अल्टर हो गया चार्ज। तो ये था 227 to 231 अल्ट्रेशन। 227 में जनरल पावर दी गई थी कि भाई जजमेंट से पहले किसी भी वक्त कर सकते हैं। 228 में था कि ट्रायल कंटिन्यू, अगर कोर्ट को लग रहा है कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है इससे, ट्रायल कंटिन्यू रख सकती है। अगर कोर्ट को लगे कि नहीं अब न्यू ट्रायल होना चाहिए तो नया ट्रायल कराया जाएगा या सस्पेंड कर देगी कुछ देर के लिए। 230 में था कि अगर सैंक्शन रिक्वायर्ड हो न्यू ऑफेंसेस की जो अल्टर किए गए हैं चार्ज में, तो पहले सैंक्शन ली जाएगी उसके बाद ट्रायल चलेगा। 231 में दो ही बातें हैं, जो विटनेसेस हो चुके हैं उनको रिकॉल भी किया जा सकता है या फिर नए विटनेसेस अगर ज़रूरी हों तो उनको भी बुलाया जा सकता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो। अच्छा पहले हमने एक चार्ज पढ़ा है ना, अब ये उसी में अमेंडमेंट की गई थी। ये देखें वो जो चार्ज अभी हम पढ़ के आए हैं 376(5)(11) वाला, ये उसका अमेंडेड चार्ज है। उसमें जो पहले हमने चार्ज पढ़ा था वो उसको चार्ज किया जा रहा था 376 एंड 511, यानी अटेम्प्ट टू रेप के लिए उसको चार्ज किया गया था। अब यहाँ पे अमेंडेड चार्ज में साथ 452 भी ऐड किया गया, यानी हाउस ट्रेसपास का भी चार्ज लगाया गया। देखें अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला चार्ज सेम वही आ गया जो 370, देखें दैट ऑन 16/3/2017 at 11:10 AM इन एरिया चेक नंबर सो एंड सो विद टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ PS so and so, you above mentioned accused while armed with the pistol by scaling over the wall trespassed into the home of the complainant, thus you have committed an offence punishable under section 452 PPC which is within the cognizance of this court। ये नया चार्ज लगा। पहले वाले चार्ज में क्या था, सिर्फ 376(5)(11) था अटेम्प्ट टू रेप वाला। ये अब उन्होंने किसी ने एप्लीकेशन दी होगी प्रोसिक्यूशन ने कि नहीं जी 452 भी इसमें लगना चाहिए, तो दोबारा उस पर चार्ज लगा। ये अमेंडेड चार्ज शीट आ गया ना अल्ट्रेशन, ये अब एडिशन हो रही है 376(5)(11) के साथ 452 की। अब इसमें भी दोबारा इससे पूछा जाता है कि भैया आपको पता लग गया, इससे क्वेश्चंस दोबारा पूछे जाते हैं। ये देखें, हैव यू हर्ड एंड अंडरस्टूड द चार्ज, जिस तरह पहले वाले में किया गया था। उसने कहा हाँ जी। डू यू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज, उसने कहा कि आप क्या इसको गिल्टी करते हो। आई प्लीड नो गिल्टी, उसने कहा मैं नहीं गिल्टी हूँ, मेरा ट्रायल आप करो। वुड यू लाइक टू प्रोड्यूस एनी डिफेंस, उसने कहा यस इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरी होगा तो मैं लेके आऊँगा। तो ये था चार्ज सेम केस में, पहले अटेम्प्ट टू रेप का सिर्फ चार्ज लगा, फिर अमेंड किया गया। अब ये जजमेंट से पहले था, उस पर दोबारा घर में एंटर हो के उसने ये अटेम्प्ट टू रेप की थी, तो 452 भी उन्होंने साथ लगवाया है इसके। अच्छा अब आ जाता है जॉइंटर ऑफ चार्जेस। ये अब इसका आखिरी पार्ट आ गया चार्जेस का, कि चार्ज में
जॉइंटर ऑफ चार्जेस के चार्जेस अगर मिला के भी लग सकते हैं, क्या डिफरेंट चार्जेस का इकट्ठा ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। ये देखें अब जॉइंटर ऑफ चार्जेस, जॉइंटर ऑफ चार्जेस, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ये पहले इसमें कौन सा सेक्शन आ गया है, 233, ये है जनरल सेक्शन है। इसमें कहा गया है कि हर चार्ज का हर ऑफेंस के लिए सेपरेटली चार्ज किया जाएगा और हर ऑफेंस के लिए सेपरेट ट्रायल होगा। देखें अब इसमें पढ़ें, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन इज एक्यूज्ड देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज एंड एवरी सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली। कि मिसाल के तौर पे मर्डर है और एक है थेफ्ट। अब यहाँ पे इस सेक्शन में यहाँ तक तो हमें कहा गया है इसके लिए चार्ज सेपरेट होगा, इसके लिए चार्ज सेपरेट होगा, इसके लिए ट्रायल अलहदा चलेगा, इसके लिए ट्रायल सेपरेट चलेगा। यहाँ तक तो यही कहा गया, लेकिन आगे फर्दर जाके कह रहे हैं कि जो सेक्शन 234, 235, 236, 239 उनमें इन सब ऑफेंसेस के ये जो चार्ज इकट्ठे हो रहे हैं इनका ट्रायल इकट्ठा ही चल सकता है। देखें, एक्सेप्ट इन द केसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 234, 235, 236 एंड 239, यानी इन सेक्शंस में अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो ट्रायल चार्ज जो हो रहे हैं उनका ट्रायल इकट्ठा ही चल जाएगा। 236 में आ जाओ, 3 ऑफेंसेस यहाँ पे है भाई, यहाँ पे है, पर चलो है ये उसमें भी आ जाता है। एनी हाउ 234 को अब देखो क्या कह रहा है, 3 ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड विद इन 1 ईयर मे बी चार्ज टुगेदर। अगर एक साल के, आज क्या थी 25/3/2022 से लेके 25/3/2023 एक साल का अरसा बन गया। इसके दौरान अगर किसी एक्यूज ने सेम ऑफेंसेस किए हैं तो उनका एक ही ट्रायल में करके सारे चार्ज करके एक साल के अंदर सेम ऑफेंसेस हैं, सेम सजाएं हैं, तो उसका ट्रायल एक दफ़ा ही कर दो। देखिए, व्हेन द पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ मोर ऑफेंसेस देन वन of the same kind committed within the space of 12 months, पिछले 12 महीने के दौरान उसने सेम काइंड ऑफ ऑफेंस किए हैं, फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट ऑफ सच ऑफेंसेस वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम पर्सन और नॉट। अब ये यहाँ पे थेफ्ट का ये एक्यूज था, थेफ्ट का सैंपल लेके चलते हैं। इसने ये थेफ्ट के ऑफेंसेस रिपीट किए अगेंस्ट ए, बी, सी। ये किया है जी इसने जनवरी में, ये किया है जी इसने फरवरी में, ये किया है जी इसने मार्च में। चोरी किससे की है, ए से, बी से, सी से, डिफरेंट टाइमिंग्स में किए हैं, लेकिन वो विद इन 1 ईयर आ रहे तो हो सकता है। वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम पर्सन और नॉट, चाहे वो एक बंदे के अगेंस्ट किया है चाहे वो डिफरेंट बंदों के अगेंस्ट किए हैं। ही मे बी चार्ज विद एंड ट्राइड एट 1 ट्रायल फॉर एनी नंबर ऑफ देम नॉट एक्सीडिंग 3। 3 से ज्यादा ना अगर हो ऑफेंसेस तो उसके लिए उसको चार्ज किया जा सकता है। ठीक हो गया, यहां तक कोई क्वेश्चन है? एक साल के अंदर सेम ऑफेंस, सजाएं सेम हो, एक बंदे के अगेंस्ट किया हो या एक से ज्यादा बंदों के अगेंस्ट किया हो, 3 का आप ये यहाँ पे कह रहे हैं। ही मे बी चार्ज विद और ट्राइड एट 1 ट्रायल फॉर एनी नंबर ऑफ देम नॉट एक्सीडिंग 3, यानी 3 ऑफेंसेस के लिए उसको सजा एक दफ़ा ही करके, एक ही ट्रायल करके, चाहे डिफरेंट टाइमिंग्स में। अब ये जनवरी, फरवरी, मार्च डिफरेंट टाइमिंग में डिफरेंट बंदों के अगेंस्ट वो एक ऑफेंस कमिट कर रहा है। इनका इसके अगेंस्ट, इस एक्यूज्ड के अगेंस्ट एक ही ट्रायल में इन सारे ऑफेंसेस को ट्राई किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। ठीक हो गया। सब सेक्शन 2,
Offences are of the same kind when they are punishable with the same amount of punishment under the same section of the Pakistan Penal Code or any special or local law. यानी वो सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस हों, चाहे वो उस स्पेशल लॉ में किसी में हो या पीपीसी में हो. अच्छा, अब यहाँ पे सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस, ये प्रोवाइजो बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट है. प्रोवाइजो में दो बातें की गई हैं. एक तो प्रोवाइजो में कहा गया 379 के बारे में आपको पता है, ये है थेफ्ट. 380 क्या है? 380 है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस. जब किसी के घर में चोरी करो तो सेक्शन 380 लगता है. अगर किसी के वैसे कहीं से किसी की कोई चोरी करो तो 379 लगता है. वो कह रहे हैं कि इस सेक्शन में के लिए जो 379 है और 380 है, अब इसकी सजा भी ज़्यादा है 380 की, लेकिन वो कह रहे हैं इसको सेम लाइक ऑफेंसेस कंसिडर किया जाएगा अगर ये 1 साल के दौरान. दूसरी बात यहाँ पे की गई है, अगर किसी ऑफेंस की अटेम्प्ट की हो, इसकी अटेम्प्ट की हो, तो वो भी अटेम्प्ट को भी हम उसी में कंसिडर करेंगे. 1 साल में अगर उसने की है तो वो भी हम ये मान के चलेंगे कि वो वही है. देखें, provided that for the purpose of this section the offences punishable under section 379 of PPC shall be deemed to be in the offence of the same kind of an offence punishable under section 380. सजाएं भी डिफरेंट है, लेकिन वो कह रहे हैं हम इनको एक ही मान के चलेंगे. of the said code and that an offence punishable under this section of Pakistan Penal Code or any special or local law shall be deemed to be an offence of the same kind as an attempt to commit offence when such an attempt is an offence. तो उसके attempt को भी हम उसमें same like offences में ही consider करेंगे. ठीक हो गया. 234. 235 अब ये बड़ा important है. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? इसको जब आप खुद पढ़ोगे ना तो समझ आएगी इसकी ज्यादा. और अच्छा, अब यहाँ पे इसमें 3 चीजें बता दी गई हैं. ट्रायल फॉर मोर देन 1 ऑफेंस, एक से ज्यादा ऑफेंसेस को इकट्ठा ट्रायल किया जा सकता है उनका. देखिए, जनरल रूल में तो यही बताया था कि हर ऑफेंस के लिए सेपरेट ट्रायल होगा. अब ये उसकी एक्सेप्शन आ रही है. अब इसमें क्या कह रहे हैं, इफ इन दी सबसेक्शन 1, अब इसमें 3 चीजें बेसिकली बता रहे हैं. इफ इन 1 सीरीज ऑफ एक्ट्स so collected together as to form the same transaction more offences than one are committed by the same person, he may be charged with and tried at one trial for every such offence. इसमें 3 डिफरेंट उन्होंने सर्कमस्टांसेस बता दिए गए. नंबर 1, कोई एक पर्सन है, फॉर इंस्टेंस ए है, उसने सेम ट्रांजैक्शन में सीरीज ऑफ एक्ट्स किए हो. फॉर इंस्टेंस ए था, ये किसी के घर में एंटर हुआ, इसने 452 हाउस ट्रेसपास की. उसके बाद इसने वहां पे किसी को हर्ट कॉज कर ली, ये भी एक ऑफेंस लग गया 337 का. फिर उसने किसी को रेप भी कर दिया, एग्जांपल लेके चल रहे. ठीक है, यहाँ पे 376. ठीक है, ये इसने काम किए, ये सेम ट्रांजैक्शन है, उसमें ये डिफरेंट ऑफेंसेस कमिट कर रहा है. यहाँ पे क्या कहा गया था, जनरल रूल तो ये था कि हर ऑफेंस के लिए डिफरेंट चार्ज और डिफरेंट ट्रायल. तो यहाँ पे इसको सेम ट्रायल में इसको ट्राई किया जा सकता है. सेम ट्रायल होगा इसका, एक दफ़ा इसको चार्ज करके इन ऑफेंसेस में एक ही ट्रायल कर देंगे. 235 की पहली बात ये आई. दूसरी बात इसमें ये की गई है, अगर एक ऑफेंस वो टू डिफरेंट डेफिनेशंस में फॉल कर रहा हो उस लॉ की, तो फिर इस सूरत में भी उसका सेम ट्रायल होगा. थर्ड वन क्या था? थर्ड वन ये था कि अगर जो ऑफेंसेस हैं वो सेपरेट भी हो सकते हैं. अब इसमें एग्जांपल मैं ये थर्ड की समझा देता हूँ. देखें,
अगर कोई किसी के घर गया, उसने रॉबरी की, ठीक है, रॉबरी एक ऑफेंस है, फिर उसके साथ साथ उसने किसी को हर्ट भी काज कर दी, ठीक है, ये एक सेपरेट ऑफेंस है। लेकिन इन दोनों को, ये सेपरेट ऑफेंसेस हैं, या इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो फिर भी रॉबरी विथ हर्ट, ये एक अगर कोई सेपरेट ऑफेंस बन रहा हो, रॉबरी विथ हर्ट, अगर कोई सेपरेट ऑफेंस भी उस लॉ में बन रहा हो तो भी आप इसको इकट्ठा ट्रायल कर सकते हो। एक बंदा, अब इसकी एग्जांपल है रॉबरी की, क्या है 392, इसकी 337, और अगर इनको कंबाइन करो तो पीपीसी में ही सेक्शन 394 है रॉबरी विद हर्ट की। तो ये एक सेपरेट, अगर इनको मिला के देखो तो ये एक सेपरेट ऑफेंस बन गया। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जब ऑफेंसेस जो है वो सेपरेटली भी ऑफेंसेस हो और अगर उनको मिला दो तो फिर भी एक ऑफेंस बन रहा हो, एक सेपरेट ऑफेंस बन रहा हो, तो उनका इकट्ठा ट्रायल हो सकता है। देखो अब इसको पढ़ते हैं। सब सेक्शन 2 क्या था? If the acts alleged constitute an offence falling within 2 or more separate definitions, एक offence है वो 2 या 2 से ज़्यादा different definitions में law की fall कर रहा है, of law in force for the time being, by which offences are defined or punished, the person accused of them may be charged with and tried at one trial each of such offences। उसको इकट्ठा एक दफ़ा ट्रायल कर लो। अब इसकी एग्जांपल अगर देखो तो इसकी सबसेक्शन 2 की इलस्ट्रेशन देखो, उसमें कह रहा है कि ए रॉन्गफुली स्ट्राइक्स बी विद अ केन, ए ने बी को केन के साथ मारा है। ए मे बी सेपरेटली चार्ज विद एंड कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 352 एंड 323 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। अब ये जो उसने ए ने बी को मारा है केन के साथ, वो अगर आप सेक्शन 352 को देखो और 323 में देखो तो ये जो ऑफेंस बन रहा है ये 2 डिफरेंट डेफिनेशंस में जा रहा है, तो इसका भी इकट्ठा ट्रायल आप कर सकते हो। यहाँ पे सब सेक्शन 3, इफ सेवरल एक्ट्स ऑफ विच ऑफ वन और मोर देन वन would by itself or themselves constitute an offence, constitute when combined a different offence, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for the offence constituted by such acts when combined, and for any offence committed by any one or more such acts। यानी ये देखे ना, ये एक ही सीरीज में वो कर रहा था क्या ऑफेंस, जो कि अपनी जगह पे भी डिफरेंट ऑफेंसेस थे, उनको मिला के करो तो एक सेपरेट ऑफेंस बन जाता था। तो इस सूरत में भी वो कह रहे हैं कि इसको इकट्ठा ही इसका ट्रायल कर दो एक दफ़ा, बजाय इसके कि बार बार अलग-अलग इसके ट्रायल करो, जो कि 223 का जनरल प्रिंसिपल था। तो ये 3 सिचुएशन है, सेम ट्रांजैक्शन में डिफरेंट ऑफेंसेस करोगे तो इकट्ठा ट्रायल। दूसरा था कि अगर एक ऑफेंस 2 डिफरेंट सेक्शंस में फॉल कर रहा है तो भी उसका इकट्ठा ही ट्रायल होगा, उसको दोनों के लिए चार्ज कर उसका ट्रायल कर दो। तीसरी सिचुएशन ये थी कि जो ऑफेंसेस हैं वो सेपरेटली भी ऑफेंसेस हैं और अगर उनको मिलाओ तो एक और ऑफेंस बन जाता हो, तो भी उन सारी या तो उसका चार्ज इनका अलग-अलग लगा के एक ही ट्रायल करो या सारों को इकट्ठा लगा के एक ही ट्रायल कर दो। 236 और 237 ये दोनों कनेक्टेड है। 236 में ये कहा गया था कि अगर कोर्ट डाउटफुल हो कि भाई कौन सा चार्ज लगना चाहिए, तो इस सिचुएशन में कोर्ट ये कर सकती है कि सारे ऑफेंसेस जो उसको लगते हैं कि इनका चार्ज लगना चाहिए उन सारों को ही लगा देगी, ठीक है, या उनमें से कोई एक लगा देगी, कोई 2 लगा देगी, पूरी ऑप्शन होगी। जब क्लियर ही नहीं हो रहा फैक्ट से कि कौन सा चार्ज लगाना चाहिए, कोर्ट डाउटफुल है, तो कोर्ट के पास 2 ऑप्शन आ जाएंगी, या तो वो सारे चार्जेस लगा देगी जो जो उसको लगता है कि ये लगने चाहिए, या उनमें से कुछ लगा देगी, ये उसकी ऑप्शन है। देखें, इफ अ सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इट इज डाउटफुल which of several offences the fact of which can be proved will constitute accused may be charged with having committed all or any of such offences, and any number or such charges may be tried at once। वो सारे इकट्ठे ही लगा देगी, कोर्ट क्या करेगी, सारे ऑफेंसेस इकट्ठे लगा देगी, और या he may be charged in the alternative with having committed some of the said offences। तो कोर्ट के पास 2 ऑप्शन आ गए भाई सीधी, या तो क्यूमुलेटिव चार्ज कर देगी, अब ये मतलब जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सारे लगा देगी,
या फिर है कि अल्टरनेटिव में चली जाएगी कि कुछ लगा देगी, कुछ को वो नहीं लगाएगी। ये दो ऑप्शन आ जाएंगी जब भी डाउटफुल होगा। 237 फिर इसी को फर्दर आगे लेके चल रहा है। उसमें ये कह रहे हैं, अच्छा इसकी इलस्ट्रेशन देख लें। A is accused of an act which may amount to theft or receiving stolen property or criminal breach of trust or cheating। अब A का यहाँ पे कह रहे हैं कि जी A एक पर्सन है, अब उस पे जो ऑफेंसेस लग रहे हैं ना, थेफ्ट का भी लग रहा है कि इसने चोरी की है, या फिर इसने स्टोलन प्रॉपर्टी है इसके पास रिकवर हुई है, दो हो गए। फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, और आखिरी वाला कौन सा था, या फिर चीटिंग का। अब कोर्ट को समझ नहीं आ रही कि इस पे क्या मैं चार्ज लगाऊं, ठीक है। कोर्ट डाउटफुल है कि या इसने थेफ्ट की है, या स्टोलन प्रॉपर्टी की है, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इसने किया है, या चीटिंग किया। कोर्ट को क्लियर नहीं हो रहा जो फैक्ट्स कोर्ट के सामने है। यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, ही मे बी चार्ज विद थेफ्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग। वो ये सारों का ही चार्ज लगा देगी कोर्ट इस पे। और ही मे बी चार्ज विद हैविंग कमिटेड थेफ्ट और स्टिल रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, या फिर उनमें से थेफ्ट का लगा देगी, या स्टोलन प्रॉपर्टी का लगा देगी, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, या चीटिंग का, कोई दो लगा देगी। कोर्ट के पास पावर यहाँ पे आ जाएगी, भी पता ही नहीं लग रहा कि इसने क्या ऑफेंस एक्चुअली कमिट किया। ठीक हो गया, दो ऑप्शंस कोर्ट के पास आ गए। नेक्स्ट वन क्या था, ये इसी का 237 आगे लेके चल रहा है बात को। सबसेक्शन 1, इफ इन द केस मेंशन्ड इन 236 द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड विद वन ऑफेंस and it appears in the evidence that committed a different offence for which he might have been charged under the provisions of that section, he may be convicted of the offence which he is shown to have committed although he was not charged with it। देखें यहाँ पे क्या हुआ, इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। 237 के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, अब यहाँ पे फर्दर कह रहे हैं कि कोर्ट को पता नहीं लग रहा था, कोर्ट ने उस पर सिर्फ अगर थेफ्ट का चार्ज लगा दिया कि इसने जी चोरी की है, चार्ज ये लग गया, ट्रायल शुरू हो गया। उसके बाद जब एविडेंस आई तो कोर्ट को ये पता चला उससे कि भाई ये तो इसने थेफ्ट नहीं की, ये स्टोलन प्रॉपर्टी इसके पास थी, इसने वो खरीदी थी, इसने चोरी नहीं की, चोरी का सामान इसके पास कहीं से आ गया और इसने वो खरीदा, इससे रिकवर ये हुई है। चार्ज तो इस पे थेफ्ट का लगा हुआ था, चोरी। अब कोर्ट इसको इसमें सजा दे देगी, सेक्शन 411 से 415 तक जो पीपीसी के चलते हैं। दो यहाँ पे चार्ज थेफ्ट का लगा था, लेकिन यहाँ पे कोर्ट इसको सजा इसमें 411 से लेके जो सेक्शन है 415 उसमें सजा दे सकती है। चार्ज नहीं लगा था, चार्ज इसका लगा था, लेकिन 236 में कोर्ट डाउटफुल थी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट 237 क्वेश्चन है, इससे 237 सेक्शन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोर्ट ने अगर चार्ज को डिफरेंट किया हो और सजा किसी डिफरेंट के लिए कर सकते हो। तो 236 और 237 इसमें ये है कि अगर कोर्ट डाउटफुल होगी और उसने एक चार्ज लगाया तो वो सजा किसी दूसरे के लिए भी दे सकती है अगर एविडेंस से कोई दूसरा ऑफेंस प्रूव हो रहा हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? टू 238, अच्छा ये भी इसी तरह का एक सेक्शन है 238 वाला। अब इसमें तीन बातें हैं बेसिकली कि 238 मेरे अब इसमें पेन में स्याही भी खत्म हो रही है। 238 इसमें चार बातें हैं। पहली बात तो ये आ गई कि देखिए को पर्टिकुलर हर ऑफेंस के कुछ पर्टिकुलर होते हैं डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली, उसमें से अगर कुछ प्रूव हो रहे हैं कुछ प्रूव नहीं हो रहे तो उसको कम सजा दी जा सकती है। देखें पहले में क्या कह रहे हैं, व्हेन अ पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पर्टिकुलर्स, एक ऑफेंस के लिए उसको चार्ज किया गया, उसके काफ़ी सारे उसके पर्टिकुलर्स हैं। अ कम्बिनेशन ऑफ सम ओनली ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूट ए कंप्लीट माइनर ऑफेंस, वो एक बड़ा ऑफेंस था लेकिन जो प्रूव हो रही हैं बातें उससे एक छोटा सा ऑफेंस बन रहा हो।
and such combination is proved that the remaining particulars are not proved, he may be convicted of the minor offence though he was not charged with it. ये भी 238 भी इसके साथ ही कनेक्टेड है. पहली बात कि अब इसकी एग्जांपल्स आगे आ जाती हैं इलस्ट्रेशंस में और ज़्यादा बातें क्लियर होगी. दूसरा सबसेक्शन इसका 2 देख लो. व्हेन द पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस एंड द फैक्ट्स आर प्रूव्ड विच रिड्यूसेस इट टू अ माइनर ऑफेंस, ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ अ माइनर ऑफेंस ऑल्दो ही इज नॉट चार्ज विद इट. देखिए, अगर किसी को चार्ज किया गया मर्डर के लिए कि इसने कत्ल किया, ठीक है, 302, लेकिन प्रूव क्या हो रहा है, कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे चार्ज तो बेशक इसको बड़ा किया था मर्डर के लिए, कैपिटल पनिशमेंट के लिए, लेकिन प्रूव कल्पेबल होमिसाइड और या इसके लिए चार्ज तो नहीं किया, लेकिन कोर्ट यहाँ पे इसको इसके अकॉर्डिंगली सजा दे सकती है. फिर उसके बाद और इसकी एग्जाम्पल आ जाती है. हाँ, किसी को डकैती के लिए चार्ज किया है, लेकिन प्रूव क्या हो रही है, रॉबरी की सजा कम है ना, या थेफ्ट प्रूव हो रही है, ठीक है, ये माइनर ऑफेंसेस है ना कंपेयर टू दिस वन डकैती के. वो कह रहे हैं चार्ज बेशक उसको डकैती के लिए किया था, लेकिन इनमें जो प्रूव हो रहे हैं ये माइनर ऑफेंसेस हैं, इसमें भी उसको सजा दी जा सकती है. फिर इसके अलावा नेक्स्ट अटेम्प्ट वाला है कि अगर किसी पे कोई चार्ज लगा किसी ऑफेंस का, फॉर इंस्टेंस रेप का लग गया किसी पे ऑफेंस, उसको चार्ज किया गया रेप के लिए, लेकिन प्रूव क्या हुआ है कि उसने सिर्फ अटेम्प्ट टू रेप की है, ठीक है, प्रूव सिर्फ अटेम्प्ट हुई है, रेप प्रूव नहीं हुआ. यहाँ पे चार्ज तो इसके लिए किया था, तो ये तो माइनर ऑफेंस बन गया, रेप की सजा ज्यादा है, अटेम्प्ट की कम है, तो वो कह रहे हैं फिर भी कोर्ट यहाँ पे इसको माइनर सजा दे सकती है. दो उसके कंपैरिजन में ये कम माइनर ऑफेंस हो गया ना, यहाँ पे इसकी भी सजा दे सकती है. सेक्शन 238 को मैं कंक्लूड कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ. देखें, अगर तो कोई ऑफेंस जिसके लिए उसको चार्ज किया गया था और जो एविडेंस आ रही हो उससे प्रूव हो रहा हो कि माइनर ऑफेंस, तो उसके लिए जो उस माइनर ऑफेंस के लिए उसको चार्ज नहीं भी किया गया, फिर भी उसको सजा दी जा सकती है. चार्ज उसके लिए बड़े ऑफेंस का लगा था, मर्डर के लिए ऑफेंस के लिए लगा, और प्रूव क्या हो रही है कि उसने विद इंटेंशन नहीं किया, कल्पेबल होमिसाइड है, उसकी सजा दे सकते हो. डकैती के लिए चार्ज हुआ, साबित थेफ्ट हो गई, थेफ्ट के लिए सजा दे सकते हो, दोस्त के लिए चार्ज नहीं किया था. फिर अटेम्प्ट ऑफेंस लगा रेप का, लेकिन प्रूव क्या हो रहा है, सिर्फ अटेम्प्ट किया था. ऑफेंस क्या लगा, थेफ्ट का, इसने चोरी किया, प्रूव क्या हुआ, सिर्फ इसने अटेम्प्ट की थी. सो इस तरह इसके लिए वो अटेम्प्ट के लिए चार्ज तो नहीं हुआ, लेकिन ये माइनर ऑफेंस जो प्रूव हुआ इसके लिए भी कोर्ट सजा दे सकती है. यहाँ तक कोई क्वेश्चन 238 तक. 239 अब आ जाओ. तो हमारे सेक्शन रह गए इस चैप्टर के. 239 ये बता रहा है जॉइंट ट्रायल, कि कौन से ऐसे बंदे हैं जिनको इकट्ठा चार्ज करके उनका इकट्ठा ट्रायल हो सकता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है. इसमें ये कुछ लोग, कुछ पर्सन्स बताए गए हैं जिनका इकट्ठा ट्रायल हो सकता है. देखें कि फॉलोइंग पर्सन्स मे बी चार्ज एंड ट्राइड टुगेदर, नेमली. कौन से ऐसे लोग हैं? नंबर 1, persons accused of the same offence committed in the course of the same transaction. अच्छा, पहला आ गया वो कि फॉर इंस्टेंस A प्लस B, इन दोनों ने मिल के C का रेप कमिट किया, ठीक है. अब ये क्या है, सेम ट्रांजैक्शन है, A B ने मिल के सेम ट्रांजैक्शन में एक ऑफेंस कमिट किया है. इन ए बी को इकट्ठा चार्ज किया जा सकता है और इकट्ठा इनका ट्रायल चलेगा. ये नहीं कि ए का अलहदा ट्रायल शुरू हो गया है, बी का अलहदा ट्रायल शुरू हो गया, वो तो वेस्ट ऑफ टाइम ही है. सेम ट्रांजैक्शन में उन्होंने सेम ऑफेंस कमिट किया है, तो इकट्ठा ट्रायल. 2 वाले कौन से हैं? पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अबेटमेंट एंड ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस. भाई 2 में उन्होंने कहा है कि जो प्रिंसिपल एक्यूज है, प्रिंसिपल एक्यूज जिन्होंने वो ऑफेंस कमिट किया है, उसके साथ जो अबेटर्स होंगे और जिन्होंने अटेम्प्ट की है,
ठीक है, इनका सारों का इकट्ठा ही ट्रायल कर दो। मेक सेंस ना? इसने तो अबेट ए ने इसने अबेट किया कि जाके मर्डर करके आओ, इसने साथ इसको हेल्प आउट किया या अटेम्प्ट की इसने कोई भी, तो ये अबेटमेंट वाले ये सारे जो है इनका इकट्ठा ही ट्रायल, एक ही चार्ज इनको लगा के तो इनको इकट्ठा चार्ज, इनको इकट्ठा ट्रायल इनका कर लो। थर्ड वन, person accused of more than one offences of the same kind within the meaning of section 234। अभी हम पढ़ के आए हैं ना वो सेक्शन 234 में कि अगर तो 1 साल के अंदर अंदर किसी बंदे ने सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस रिपीट किए हैं 3 दफ़ा तो उसका उसका ट्रायल होगा एक दफ़ा ही। यहाँ पे कह रहे हैं अगर ज़्यादा बंदों ने इस तरह किया हो तो सेक्शन 324 वाले उन सब का रख के एक दफ़ा ही ट्रायल कर दो। डी में क्या है, पर्सन एक्यूज ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। यहाँ पे सेम ट्रांजैक्शन इन दोनों ने मिलकर रेप किया था। चौथी कंडीशन ये कर रहे हैं कि ए और बी है, ठीक है, ये और सी, ये 3 बंदे हैं, ये तीनों एक घर में घुसे हैं। ए ने वहां पे थेफ्ट की है, ठीक है, बी ने वहां पे कोई हर्ट कॉज कर दी है किसी को, सी ने वहां पे किसी का रेप कमिट कर दिया है, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन सेम थी, ये घर में घुसे हैं किसी के, ठीक है, लेकिन जो इन्होंने ऑफेंसेस कमिट किए हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे कह रहे हैं सबको इकट्ठा चार्ज करके एक ही ट्रायल इनका कर दो। अच्छा, फिर ई में क्या है, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस व्हिच इंक्लूड्स थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ये सारे जो है इनका इकट्ठा कर दो। एफ में क्या है, पर्सन एक्यूज ऑफ 411(2) एंड 414 पाकिस्तान पीनल कोड, ये वो स्टोलन प्रॉपर्टी वाले जो है इनको इकट्ठा चार्ज करके इकट्ठा इनका ट्रायल कर दो। फिर ये जी में जो काउंटर फीट वाले जो जाली नोट सिक्के वगैरह बनाते हैं, इन ऑफेंसेस में जो लोग पर्सन इन्वॉल्व हैं, एक्यूज हैं, उनका एक दफ़ा चार्ज करके एक ही उनका ट्रायल करो। एंड द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द पावर शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू सच ऑल सच चार्जेस। वो कह रहे हैं कि जितने भी जो प्रीवियस हमने सेक्शंस पढ़े हैं वो इन पे एज सच अप्लाई हो जाएंगे। ये था ये जॉइंट ट्रायल का 239 सेक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको जॉइंटली चार्ज किया जा सकता है, जिनको ट्रायल किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 239 ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 240 हमारा लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस। जो प्रूव नहीं होते चार्जेस वो उनको प्रोसिक्यूशन विड्रॉ भी कर सकती है इस सेक्शन में। बस इतना ही बताया गया। कोई क्वेश्चन यहाँ तक इस चैप्टर से रिलेटेड तो बताओ।